हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या एज ए बिगिनर या इंटरमीडिएट या फिर अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो क्या आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्टली, या फिर आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, या फिर आप लोग को ETFs के अंदर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मार्केट तो अभी ऑल टाइम हाई पे है तो अभी इन्वेस्टिंग में बात करने का कोई फायदा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक ग्राफ दिखाने वाला हूँ। लॉजिकली हम लोग समझते हैं कि नहीं, अभी भी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर जो भी करते हो, मतलब मोटिव ये रहता है मार्केट के अंदर से पैसा निकालना या फिर कुछ पैसा कमाना। तो इन्वेस्टिंग कैन बी द बेस्ट वे, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, इंडिया के अंदर करंट लेवल पे 3 से 4% पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वेस्टिंग करती है, जहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज अगर देखेंगे, लेट्स इमेजिन चाइना ऑल्सो पकड़ लीजिए, 8% जहाँ पे इन्वेस्टिंग होता है। अगर इंडिया यहाँ से डबल भी इन्वेस्टिंग करता है, या फिर यूएस जैसे या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे 30, 35, 40% लोग अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पोटेंशियल समझ में आ रहा होगा कि नहीं कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कि निफ्टी 50,000 जाएगा या 1 लाख जाएगा, इस तरीके का फिगर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने आएंगे, मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे, वेदर एनी फॉर्म, ETF हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, चांसेस है पिटिया है। तो दिस इज द वेरी गुड टाइम। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आने वाले टाइम में हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट क्या होगा, मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हम लोग समझते हैं कि नहीं कहाँ पे, अजय आप कंक्लूड में लास्ट में करूंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि नहीं ये तीनों का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ये सारे समझने के बाद आपको एक डिसाइड कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए। और जो भी मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोग जाके फिर उसको रिसर्च करके प्लान कर सकते हो आगे आपको कैसे इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग इसके ऊपर काम करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्टॉक्स के प्रोस क्या है, सो दैट आप लोग एक बेटर डिसीजन ले पाओ। उसके बाद देखेंगे इसके डिमेरिट्स क्या है या फिर इसके अंदर इशू क्या आ सकता है। फर्स्ट थिंग, स्टॉक्स इज हाई रिवॉर्डिंग पाथ, मतलब हाई रिवॉर्डिंग इन्वेस्टिंग हो सकता है। अगर आपने स्टॉक्स स्टोरी तो बहुत सारे सुने होंगे, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे, क्योंकि उन्होंने स्टॉक में एक बल्क अमाउंट लगाया था, वो 10x, 20x, 30x ग्रो कर जाता है, तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। दिस द फर्स्ट पॉइंट, दिस द फर्स्ट पॉइंट कि नहीं जहाँ पे आप लोग कि पोटेंशियल ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई, इसके लिए ये इसका प्रोस के अंदर आता है। सेकंड पार्ट इसका अंदर आ जाता है कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहो इसको बेच सकते हो, जब चाहो इसको निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर, आपके कंट्रोल में रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, इसके अंदर आप लोग को डिविडेंड मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, डिविडेंड्स मिलते हैं, या फिर आप मान लो कि नहीं इसके अंदर कभी अगर स्प्लिट हो गया तो आपको बोनस शेयर मिल गया। तो ये सारे इसके प्रोस है, तो आपको एक आइडिया लग गया स्टॉक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सकती है। सेकंड हम लोग इसका कौन समझते हैं। कौन फर्स्ट थिंग हो जाता है कि नहीं ओवर एनालिसिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इसके अंदर। इससे कौन कि नहीं हो सकता है कि नहीं आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और चला कोई दूसरा स्टॉक है, और आपको ये स्टॉक, अच्छे स्टॉक या 10x, 20x ढूंढने के लिए, क्योंकि 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार इतने सारे स्टॉक लिस्टेड है, उसके अंदर से जो मल्टीफोल्ड हो सकता है, मल्टी बैगर हो सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये ढूंढना अपने आप में एक स्किल है, दैट्स द पार्ट। इसके लिए इसको कॉन्स में हम लोग डाल देते हैं। सेकंड आ जाता है कि नहीं डाइवर्सिफिकेशन सही से नहीं होता। क्या होता है जनरली, हम स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर बस पैसा नहीं लगाते, हमारा टाइम भी इन्वेस्ट होता है। लेट्स से कि 5 साल के लिए कोई स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया और वो 100% या डबल हो गया, इसके कंपैरिजन में 4 और स्टॉक और ऊपर निकल चुके होंगे, तो ये डाइवर्सिफिकेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते हैं ना वो प्रॉफिट देता है, ना बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, और दूसरे स्टॉक्स में नहीं जा पाते। ये जो डिसीजन मेकिंग हो गया, स्किल हो गया, ये थोड़ा सा हम लोग कॉन्स की तरह ट्रीट करते हैं। और ऐसा अगर एज सच देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्स इसके अंदर नहीं है, या फिर आप लोग कॉन्स के अंदर ये भी रख सकते हो कि नहीं हाई रिस्क है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नहीं हाई ज़्यादा पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट पे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आता है या ज़्यादा इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे तो स्टोरी सुने होंगे, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो जीरो भी हो गए होंगे, इंफ्रा एंड ऑल, ये सारे जीरो हो गए। तो दैट मीन्स इसके अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड आप लोग देखे होंगे, बार बार ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है एंड ऑल, इसके जगह ऐड आना चाहिए इन्वेस्टिंग सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे स्लोली आपका प्रॉफिट्स हो गया वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोस, अगर मैं आपको पहले, चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड होता है क्या है। म्यूचुअल फंड नथिंग बट कि नहीं एक पोर्टफोलियो रहता है, जिसके अंदर कि नहीं आप मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं, उसको मैनेज किया जाता है एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर के द्वारा, पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा, और बंच ऑफ पीपल इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप भी खरीद सकते हो, और उसके अंदर एक यूनिट्स आप लोग खरीदते हो, नथिंग बट कि नहीं आप बंच ऑफ स्टॉक्स खरीद रहे हो और कुछ यूनिट्स देकर, और जो भी पैसा आ रहा है आप दे रहे हो, XYZ पर्सन और दे
ले रहे हैं, इसको कंबाइन करके पोर्टफोलियो बनाता है और उसको एक सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हैंडल करता है और उसके बाद फिर उसका एक्यूरेसी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, प्लान करते हैं। ये नथिंग बट है, म्यूचुअल फंड में बहुत डीपली नहीं जा रहा, बस ओवरऑल आपको बता रहा हूं। तो ये म्यूचुअल फंड हो गया। तो म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट या फिर प्रोस क्या है, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रोस ये हो गया है कि नहीं, लो रिस्क होता है इसके अंदर, क्योंकि इसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। आप क्या करते हो जब इन्वेस्ट करते हो या प्लान करते हो, उसके अंदर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सारे इशू आ जाते हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड पर्सन करता है, उसको पता है कि नहीं उसके अंडर एक कंडीशन रहता है, ये कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट करना है, इतने एलोकेशन लगाना है। तो मैथ एंड एनालिटिक्स ये सारे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा लो रिस्क रहता है एंड लो रिस्क के साथ लो रिटर्न भी रहता है। ये हम लोग कॉन्स में देखेंगे, लो रिटर्न भी मिलता है इसके अंदर। तो ये लो रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ गया, या आपका प्रोस के अंदर आ गया। सेकंड आ गया है कि नहीं, एक सर्टिफाइड पर्सन के साथ ये मैनेज होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा स्किल लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को जो अच्छे रिटर्न दे रहे होंगे ढूंढ कर, बहुत ज़्यादा सिमिलर 15, 20, 25 इस तरीके रिटर्न देते हैं, तो आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। एवरी मंथ आप SIP या मतलब लमसम, ये इसके ऊपर इन डिटेल्स में और एक कभी वीडियो बनाएंगे लमसम और SIP के ऊपर। लेकिन आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका ज़्यादा स्किल यहाँ पे यूज नहीं होता, आप अपना दूसरा काम कर सकते हो। दी ज़्यादा लाइक प्रोस के नहीं, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता। अभी कॉन्स के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉन इसके अंदर आ जाता है कि नहीं, डिमेरिट पॉइंट ये हो जाता है, इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है या फिर इसके अंदर एग्जिट लोड होता है, कहीं कहीं पे आपको पर्टिकुलरली सर्टन पीरियड तक वेट करना पड़ेगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और जो चार्जेस होता है, फीस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लोग इसको देख नहीं पाते। आने वाले टाइम में हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि एग्जिट रेशियो हो गया या फिर एक्सपेंस रेशियो हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगती है, तो चार्जेस आर वेरी हाई। सेकंड इसके अंदर आ गया है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी नहीं होती कि नहीं, अगर लेट्स से इमेजिन कि नहीं आपको एग्जिट करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, एग्जिट कंडीशन है, आपको लेट्स से कि नहीं कुछ दूसरे जगह पे जाना है या प्लान करना है, तो अगर आपने एक लॉक इन पीरियड लगाया है, उसको फिर एग्जिट करना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। लॉस, और अगर कॉन्स के अंदर देखेंगे तो लो रिटर्न भी इसके अंदर मिलता है, तो ज़्यादा कुछ रिटर्न इसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि एक मैनेज तरीके से रहता है। बहुत सारे स्टॉक इस तरीके से डिजाइन किया रहता है कि नहीं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करे, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, विच इज लिटिल बिट कॉन। तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं थर्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ETF के ऊपर। ETF नथिंग बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी आप लोग बोल सकते हो कि नहीं म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन ये आप जैसे स्टॉक्स बाई सेल करते हो डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग या डिमाट अकाउंट के अंदर, ये सिमिलर तरीके से बाई सेल होता है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके अंदर इन डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया, मैं काम करूंगा एंड स्क्रीन के ऊपर या यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा उसके वीडियो के अंदर, किस तरीके से ETF में ट्रेड करके आप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, विच इज प्रूवन। तो आप लोग वो वीडियो जाके भी देख सकते हो ये वीडियो खत्म करने के बाद। तो ETF क्या होता है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि निफ्टी का एक ETF है, निफ्टी क्या है, हमारा इंडेक्स है जो मार्केट को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है या फिर इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग देख के जानते हैं। तो निफ्टी अगर पॉजिटिव, तो हम ये मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट पॉजिटिव में है, तो ये निफ्टी को ट्रैक करता है। तो नथिंग बट कि निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है, आप अगर निफ्टी ETF में परचेस कर रहे हो, तो आप वही टॉप 50 कंपनी के अंदर आप डाइवर्सिफाई कर दे रहे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा है। जितने लोग इमेजिन करो कि नहीं म्यूचुअल फंड की तरह जाते हैं, तो ये बंच ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं, कभी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी के भी ETFs हैं, या फिर फार्मा, IT, सारे सेक्टर के एक ETF मिल जाएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं ETF क्या होता है। ETF नथिंग बट स्टॉक्स काइंड ऑफ मोमेंटम रहता है, ये ट्रैक करता है अपने इंडेक्सेस को, और निफ्टी हो गया या फिर जो भी आपने ETF खरीदा है होगा, उसका रिस्पेक्टिव जो भी इंडेक्स होगा वो उसको ट्रैक करता रहता है। इसके अंदर पहले समझ जाते हैं कि नहीं बेनिफिट्स क्या है या फिर प्रोस क्या है। फर्स्ट थिंग, इसके अंदर आपको लो रिस्क इसके अंदर भी रहता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है, तो लो रिस्क रहता है ये। सेकंड आ गया कि नहीं इसके अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कि नहीं आप ज़्यादा इसको ओवर एक्सटेंड एनालिसिस करके स्टॉक एंड ऑल, इवन म्यूचुअल फंड भी आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या काम कर सकता है, उसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, ये सारे आपको ढूंढना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे लेट्स से इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी 20 अगर आप खरीद रहे हो, कल सुबह निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो निकल जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा, और आज नहीं तो कल टॉप 50 कंपनी हमेशा निफ्टी 50 के अंदर रहेगी, तो आपका ETF हमेशा सेफ है, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और सेकंड थिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। लेट्स इमेजिन जैसे स्टॉक आप खरीदते हो, बेचते हो, इमीडिएटली आपके डिमांड अकाउंट से जाता है, आ जाता है, ये आपका बेनिफिट है। और एक बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट हो जाता है, जितने लोग स्टॉक
खरीदते हैं या फिर लेट्स से कि नहीं म्यूचुअल मतलब ETF के अंदर खरीदते हैं, उन लोग पास एक ऑप्शन रहता है कि नहीं प्लेज कर पाए। म्यूचुअल फंड भी प्लेज होता है लेकिन कुछ चीज़ें प्लेज नहीं होती है। प्लेज नथिंग बट कि नहीं आप उसको गिरवी रख के कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए डू लेट मी नो, मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका जो अगर सर्टन परसेंटेज ऑफ इनकम आ रहा होगा ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 5-10% और एक्स्ट्रा मिल सकता है, क्योंकि आप उसको प्लेज करके यूटिलाइज कर सकते हो। इधर कवर्ड कॉल या फिर कुछ सेल कर रहे हो, मतलब कॉल ऑप्शन सेट कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। ये ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा चले जाएगा। हम लोग प्योरली आज बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो ये आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है कि नहीं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। इन एंड आउट होना ईजी है, किसी के ऊपर आपको एग्जिट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो ETF म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बेटर है, आप लोगों को प्रोस के अंदर समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इसके अंदर भी थोड़ा सा लो रिटर्न है। एंड सेकंड थिंग, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। पता चला निफ्टी बीज में आपने इन्वेस्ट किया है और स्मॉल कैप बीज बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या स्मॉल कैप ETF बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये थोड़ा सा छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हम लोग मान सकते हैं। आई होप अभी आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट होता और इतना सारा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता होगा था तो मैं क्या करता? फर्स्ट थिंग, मैं अपने आप को डिसाइड करता कि नहीं मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ। क्या मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, या फिर मैं इंटरमीडिएट हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट या फिर एडवांस लेवल पे हूँ। एडवांस नथिंग बट कि स्टॉक मार्केट में आपने कुछ ना कुछ पैसा कमाया, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टिंग हो गया, आपने मार्केट्स के अंदर पैसा कमाया है, तब जाके हम लोग उसको एडवांस मानेंगे। बिगनर मतलब नथिंग बट आप फर्स्ट टाइम सोच रहे हो पैसा डालने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या फिर मैं खुद को रिकमेंड करता है कि नहीं, फर्स्ट थिंग अगर मैं प्लान करूंगा कि नहीं मेरे पास XYZ अमाउंट है और मुझे इतना नॉलेज मालूम है कि नहीं ETF क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मैं जाके पहले ETF खरीदना पसंद करूंगा। क्यों ETF? क्योंकि ETF ज़्यादा सेफ है, आप इजीली उसको निकाल सकते हो, एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड से कम है, एग्जिट लोड भी नहीं है, और इसको कोई मैनेज भी नहीं कर रहा है, आप खुद मैनेज कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको इन एंड आउट समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इमेजिन करो म्यूचुअल फंड के अंदर एक पर्सन उसको मैनेज करता है, एक टीम रहती है, एक ऑफिस एरिया रहता है, तो डेफिनेटली वो पैसा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड जो प्रॉफिट आएंगे उसके अंदर से निकालेंगे। अगर उसके अंदर से निकाला है तो आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना ज़्यादा हिडन चार्जेस रहते हैं, या फिर क्या होता है एटलीस्ट आप चूज करोगे तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, या फिर आप सही क्वेश्चन अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूछ पाओगे कि नहीं हाँ इसके अंदर चार्जेस क्या है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैं ETF के ऊपर प्लान करता। फिर कौन सा ETF हो गया? पहला पॉइंट है कि नहीं निफ्टी सबसे बेस्ट है, निफ्टी ETF के अंदर ये करूंगा, टॉप 50 के अंदर जो भी कंपनी आती है उसके अंदर हो गया, तो ये बिगनर हो गया। तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि नहीं मैं ETF में प्लान करूंगा। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हम लोग अगर सोचेंगे तो पहला पॉइंट है ETF तो कंपलसरी, आप कोई भी लेवल पे वो ETF तो करना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई करके रखता है, एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, भले आप स्टॉक मिस कर दो या म्यूचुअल फंड या कोई चीज़ें मिस कर दो, ये स्लो एंड स्टडी ग्रो होता रहता है, ये एक यूजफुल सिनेरियो है। सेकंड में एक अच्छा खासा एक पैरामीटर हम लोग बनाएंगे कि नहीं, हो सकता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो गया, हो सकता है आप वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, हो सकता है आप इन्वेस्टिंग को इन डिटेल्स में समझो, हो सकता है चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से आप लोग इन्वेस्टिंग सीखो। कोई भी हिसाब से इन्वेस्टिंग के अंदर 5-10 स्टॉक या 12 स्टॉक या 15 स्टॉक मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा हूँ 50-40 स्टॉक रख दिए हैं, एक 10-10 15-15 क्वांटिटी लेके छोटे छोटे क्वांटिटी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जितने लोग बड़े पैसा कमाए हैं इट विल बी ए राइट स्टॉक विद राइट क्वांटिटी, राइट मतलब बल्क क्वांटिटी। इसका मतलब 10-12 स्टॉक मोर देन एनफ आपके लाइफ के अंदर। ये 10-12 स्टॉक कैसे ढूंढना है इट विल बी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टाइम में बताएंगे, हम लोग प्लान करेंगे किस तरीके से, क्योंकि चार्ट पैटर्न के अंदर ये सारे वीडियो में बनाता रहता हूँ किस तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग या फिर आपका कहाँ पे इन्वेस्टिंग हो सकता है, कौन से स्टॉक्स में प्लान कर सकते हैं, ये छोटे छोटे आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो, पहले से पैसा कमाए हो, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके, जैसे कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, चलिए इसके अंदर हम लोग 5-6% का रिस्क लिए और टारगेट रखे 100% डबल होने का। 5-6 स्टॉक में ऐसे प्लान किए, 1-2 स्टॉक चल गए तो पैसा मिल जाएगा, और मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज नहीं यूज होता और आपको फुल अमाउंट देना पड़ता है। तो मोर और लेस आपने सही अमाउंट पे इसको इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस इज कंपलसरी वेदर इट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो इंटरमीडिएट एंड एडवांस में ये प्लान करता है कि नहीं चलो थोड़ा सा कुछ स्टॉक ढूंढते हैं, अच्छा खासा स्टॉक ढूंढते हैं, कुछ ब्रेकआउट मिला या फिर मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो उसके लेवल पे कुछ स्टॉक्स मिले, उसके अंदर 1-2-3 स्टॉक, लेकिन ETF नहीं बोलता। और क्या म्यूचुअल फंड, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो हो सकता है मैं म्यूचुअल फंड को प्रीफर करूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता और मैं म्यूचुअल फंड बिगनर इन द सेंस मुझे कुछ नहीं आता, म्यूचुअल फंड में प्रीफर कर सकता हूँ। लेकिन अगर इतना थोड़ा सा भी नॉलेज है, ETF इज मतलब पहले ETF मतलब नो डाउट कि नहीं ETF
पहले करना चाहिए, उसके बाद फिर आप स्टॉक्स एंड ऑल में प्रीफर कर सकते हो। पूरा स्टॉक्स में मत लगाना, इट्स अ हाई रिस्क प्रोडक्ट। हो सकता है रिवॉर्ड अच्छा मिले, लेकिन हो सकता है आपके टेम्परामेंट के कारण आप उतना टाइम वेट ना कर पाओ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे खरीदे गए थे, लेकिन उतना टेम्परामेंट नहीं था, क्योंकि ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो इतना टेम्परामेंट नहीं था कि इतना टाइम तक होल्ड करें। धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, तो इसके लिए कुछ ETF, कुछ अगर स्टॉक्स रखोगे तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका मैनेज होगा। आने वाले टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से हिडन चार्जेस हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग जब भी म्यूचुअल फंड एंड ऑल प्लान करो तो ये सारे क्वेश्चन या ये सारे पॉइंट माइंड में रख के जाना, क्योंकि आपका कैलकुलेशन में अगर आप 10-20 साल का प्लान कर रहे हो या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो तो 1-2% भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।